अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीक्स लेक्चर। आज हम साइक्रोमेट्री को हम लेके चलेंगे और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हम देखेंगे। सो लास्ट वीक जो है हमने साइक्रोमेट्री के बेसिक्स को हमने कवर किया था और साइक्रोमेट्रिक चार्ट को कैसे यूज़ करना है वो हमने देखा था। सो अब हम उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ को देखते हैं। उनमें से एक जो है आपके पास जो इंडस्ट्री में यूज़ होगा या रियल लाइफ में यूज़ होता है, डैट इज़ सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग बेसिकली प्रोसेस का नाम है, यानी कि जहाँ बेसिकली वी हीट द हीटिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ नोन एज सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कह लें या फिर आप इसे ह्यूमिडिटी रेशो कह लें। ठीक है, तो अगर तो आपके पास जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशो के अंदर चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, और आपने जो है बेसिकली एयर को कह लें कि आपने उसमें आप यूँ समझ लें कि आपने उसमें हीट एडअप की है, ठीक है, भले वो सेंसिबल है या समवट लेटेंट है। ठीक है, सो उसको जो है उस फिनोमेना को हम सेंसिबल हीटिंग कहेंगे, यानी कि बेसिकली वो हीटिंग है जो कि आप सेंस कर सकते हैं। सिंपल इसका प्रोसीजर कुछ इसी तरह से है कि आपके पास एक हीटिंग कॉइल है और आप जो है एयर आपके पास जो है कह लें कि इन हुई आउट हुई, ठीक है, और जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। इस दौरान में आपने ये नोट करना है कि जिसकी मॉइस्चर कंटेंट है पर केजी के हिसाब से वो आपने चेंज नहीं करना है, यानी कि ह्यूमिडिटी रेशो चेंज नहीं होनी। बेसिकली दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड सेंसिबल हीटिंग। अगर आप यहाँ से देखें आपके पास ये पॉइंट 1 है, ठीक है, पॉइंट 1 बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा है इस पॉइंट को जिस पे आपके पास एयर आनी है, और 3 जो है बेसिकली वो ये जो कॉइल में ये स्टीम पास ऑन कर रही है, बेसिकली यहाँ जो टेम्परेचर है वो है 3। तो आपने जो है अगर यहाँ से कह लें कि 1 से लेके 2 तक जब आप इसे लेके जाओगे, ठीक है, यानी कि बेसिकली जब यहाँ से एयर पास ऑन होगी तो यहाँ अगर टेम्परेचर 1 है तो यहाँ लाजमी बात है 2 होगा। तो ये जो 1 to 2 प्रोसेस है बेसिकली दिस इज़ सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, और 3 जो है वो रेफ़र कर रहा है वो पॉइंट जो कि यहाँ वो रेफरेंस पॉइंट था। तो सिंपल इसमें जो है कह लें कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हीट एडेड वगैरह, इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को जब हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो ये ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जी। इन एन हीटिंग एप्लीकेशन मोस्ट एयर एंटर्स द स्टीम हीटिंग कॉइल एट 10 डिग्री सेल्सियस 50% relative humidity and leaves at 30 degree Celsius. Determine the sensible heat transfer if mass flow rate of air is 100 kg of dry air per second. Also determine the steam mass air flow rate if steam enters saturated at 100 Celsius and condensate leaves at 80 degree Celsius. यानी कि बेसिकली ये बता रहा है कि आपके पास जो स्टीम आ रही है वो बेसिकली 100 पे आ रही होती है, बट जब आउट होता है तो उसकी भी स्टेट चेंज हो जाती है और वो 80 डिग्री पे हमें आउट मिल रहा है। सो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, सो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था, इसको हम यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। और यहाँ हमारे पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट भी मौजूद है। अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर देखें तो हमें एक चीज़ जो गिवन है वो है कि जी एयर एंटर्स द जो है आपके पास यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस पे वो एंटर हो रही है, 50% RH और लीव कर रही है 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन हमारी और आ जाएंगे। अब इसको हम देख लेते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर। ये हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये 50% RH की लाइन जा रही है, दिस लाइन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने 10 डिग्री सेल्सियस पे आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है और 50% RH ये वाली लाइन है, ठीक है। सो ये यहाँ इंटरसेप्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ करके जहाँ ये इंटरसेप्ट हुई, ठीक है, जो कि बेसिकली आप मेरे पास कह लें कि वो ये पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि ये 50% RH वाली लाइन गुजर रही है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपके पास यहाँ जा रही है, क्योंकि हमने बात की थी कि सेंसिबल हीटिंग में आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही होती। सो ये बेसिकली ये लाइन बननी है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऊपर मूव करना पड़ेगा, समथिंग पॉइंट हेयर, यहाँ ये, अच्छा, ये लाइन बन गई। और ये देखें ये मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो मुझे यहाँ से ये 30 डिग्री की लाइन यहाँ पॉइंट ये मिल गया है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, और सो ये मेरे पास पॉइंट आ गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेसिकली कि ये जो आपने लाइन आपने मेजर किया है इसके कोरिस्पोंडिंग जब आप ऐसे चलेंगे, ठीक है,
तो आपके पास यहाँ से ह्यूमिड एंथैल्पी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, बोथ 10 डिग्री सेल्सियस पे भी और आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस पे भी, ठीक है। अच्छा, सो ये पॉइंट जो है आपके पास, अगर मैं इसको मेजर करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये रफली जो है अराउंड 19 से थोड़ा सा आगे बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्चुअल वैल्यू, अगर आपने जो है इसे सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है, आप इसे 19 भी लेके चल सकते हो, ठीक है, या फिर अगर हमने एक्यूरेट करना है तो ये बेसिकली 19.3 बनती है वैल्यू, ठीक है। इसी तरह ये जो 30 पे वैल्यू है, ठीक है, आपके पास अगर हम यहाँ से वैल्यू क्रॉस करते हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल पास ऑन करते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस स्ट्रेट, ठीक है, तो वैल्यू कुछ आपके पास ये यहाँ आपके पास आती है, ठीक है, इन बिटवीन 40 थोड़ा सा नीचे करके ये वैल्यू बन रही है, ठीक है, जो 40 के कोरिस्पॉन्डिंग लाइन है, ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा इधर बनेगी लाइन ये, ठीक है, तो ये भी इन बिटवीन 39-40 है लाइन, ठीक है। तो अगर तो रफली इसे लेके चलना है, आप इसे 40 भी लेके चल सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और हल आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ से जो इंटरपोलेट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। इंटरपोलेट कैसे करोगे, ये देखो आपके पास ये 40 पे आप जो है या कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है, सिंपल फार्मूला है, इसे y करो, y माइनस y1 कर दें, ठीक है। यहाँ से कोरिस्पॉन्डिंग कोई भी इस लाइन के ऊपर आप वैल्यू देख लें जो कि बेसिकली इसके साथ ही कोरिस्पॉन्ड कर रही हो, ठीक है। जिस तरह अगर आप ये देखो तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है एग्जैक्ट इसके साथ यहाँ मीट कर रही है यहाँ, और ये 26 डिग्री पे आई सपोज ये प्रॉपर वैल्यू कर रही है। तो आपके पास एक साइड पे जो है ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि 35 है, लेट से डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। एक वैल्यू इसके बाद आपने देखनी है इस लाइन पे जो कि इस एंथैल्पी लाइन के साथ यहाँ किसी तरह रिलेट कर रही हो किसी लाइन के साथ, ठीक है। सो आई गेस ये जो आपके पास ये वाली लाइन है, ये पॉइंट, ये 34, ठीक है, तो ये आप जो है आप यहाँ से कर सकते हो 30 माइनस ये आपके पास 26 था डिवाइडेड बाय 34, ये y2 माइनस y1 26 है, और इस पे अगेंस्ट अगर आप 35 के अगेंस्ट वैल्यू देखो तो वो आपके पास 45 है, ठीक है। सो दैट वुड बी y2 माइनस y1 यानी कि 45 माइनस 35। ये आप करोगे तो आपके पास ये y की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, यानी कि जो ये अभी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ विच इज़ 39.8, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू हम इंटरपोलेट करके निकालते हैं अगर आपकी लाइन एक्यूरेट नहीं आ रही, ठीक है। सो बल्कि आई बिलीव इसको जो है हम यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं, बल्कि ठीक है, आप जो है इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच इट, क्योंकि आगे काफ़ी न्यूमेरिकल कवर करने से दिस विल कंज्यूम टाइम। ओके, सो आपने जो है यहाँ से ये दो वैल्यूज़ हमने नोट कर ली, ठीक है। सो ये जो लाइन है इस पॉइंट को इसको मैं h1 कह देता हूँ, ये जो मेरे पास है इसको मैं h2 बोल देता हूँ। अच्छा जी, ये अब हमने निकाल लिया, तो अगर सेंसिबल अगर हमने यहाँ अगर मैं लिखूँ इसे कि ये होगा आप हमारे पास सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी Q इज इक्वल टू m इंटू H2 माइनस H1, क्योंकि आपने देखा हम सेंसिबल हीटिंग के अंदर ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है, मगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो थी वो चेंज नहीं हुई। सो अब हमारे पास जो मैस है वो हमें पता है कि वो स्टीम का है 100, ठीक है, और हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, ठीक है, वो है हमारे पास 39.8 माइनस 19.3, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र रेट हमारे पास होगा डैट वुड बी 2050 किलो जाउल पर सेकेंड, क्योंकि इसके वैल्यू जो है वो हमारे पास होता है किलोग्राम पर सेकेंड, ये होता है किलो जाउल पर केजी। सो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वो लाजमी बात है, अभी हमें स्टीम का टेम्परेचर पता है कि स्टीम हमारे पास 100 डिग्री पे आता है, और
उसके बाद जो है जो कंडेंसेट है, ठीक है, अगर आप वहाँ स्टेटमेंट देखो वहाँ लिखा हुआ है कि कंडेंसेट जो है वो लीव कर रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यानी कि स्टीम टेबल पे हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या देखना है, Hg देखना है क्योंकि 100% स्टीम है, और 80 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखनी है HF की वैल्यू, ठीक है। इसको मैं HF 80 लिख देता हूँ, इसको मैं Hg 100 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे। ओके, सो अब जो है अगर हमने ये फाइंड आउट करते हैं, सो Hg की वैल्यू जो है डेट इज़ 2676 किलो जूल पर केजी, और हमारे पास जो HF की वैल्यू है 80 पे वो हमारे पास आती है 334.9 किलो जूल पर केजी। अब ये दोनों हमने डिटरमिन कर लिए हैं, तो उसके बाद हमने स्टीम का मैस फ्लो रेट निकालना है, ठीक है। तो स्टीम मैस फ्लो रेट, सो ये हमारे पास कैसे निकलेगा, सिंपली कि Q होता है मैस इंटू H2 माइनस H1, यहाँ नहीं होगा, ये बेसिकली होगा H100 माइनस H80, जो कि अभी हमने ये देखें यहाँ ये निकाला है, ठीक है, और आपने ये वो आपके पास मौजूद है। सो इट एम्प्लाइज, और Q जो है आपने ये यहाँ निकाला है, ठीक है। सो आप यहाँ लिख सकते हो कि मैस वुड बी इक्वल टू 2050 डिवाइडेड बाय 2676 माइनस 334.9। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.8756 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। और अब इसे 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 3152 किलोग्राम पर और। तो इसका क्या मतलब है कि हमें स्टीम का ये मैस फ्लो रेट चाहिए, जो कि बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल के अंदर से वो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। आई थिंक लास्ट स्लाइड में हमने वो देखा था, यहाँ बेसिकली ये जो आपके पास पॉइंट है यहाँ, ये आपके पास 0.8756 किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से स्टीम पास ऑन करेगी। अगर यहाँ अब आपके पास 10 डिग्री और 50% RH पे स्टीम होगी तो वो यहाँ आउटलेट पे 30 डिग्री आपको अचीव हो रही होगी। सो इस तरह जो है ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट होता है। ओके, इसी तरह सेंसिबल कूलिंग है। सेंसिबल कूलिंग क्या कहता है कि आपके पास द कूलिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ नोन एज सेंसिबल कूलिंग। यानी कि बेसिकली आप यूँ समझें कि आपके पास एयर फ्लो कर रही है और आपने सिंपल जो है रेफ्रिजरेंट कॉइल, जो हमारी कूलिंग कॉइल है वेपोरेटर में होता है बेसिकली, वो आपने रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो रहा है मगर ह्यूमिडिटी रिड्यूस नहीं हो रही। तो इस केस में भी बिल्कुल जस्ट लाइक लास्ट टाइम हमारे पास जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो हमारे पास सेम रहेगी, ठीक है। और जो है बाकी इसी तरह इसमें H1 H2 H3 जिस तरह हमने सेंसिबल हीटिंग में डिफ़ाइन किए थे बिल्कुल उसी तरह ही डिफ़ाइन हो रहा है। उसके बाद जो है इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके कुछ जो है कह लें कि डेरिवेशंस हैं, ऐसा उसमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब भी हम केस कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो हम जो है दोबारा भी ये डिटरमिन कर सकते हैं। बट एक जेनेरिक फार्मूलाज जो है मेंशन है, ठीक है, क्यू के लिए कुछ इस तरह से होगा, उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है सो उसके लिए फार्मूला होगा, ठीक है। सो ओके, मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम है जी हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर विद ड्राई बल्ब टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस एंड अ वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस इज कूल टू 15 डिग्री सेल्सियस विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट। So we have to find its original RH, final RH and final wet bulb temperature. So इसको भी जो है हम एक बार देख लेते हैं, ये भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे होगा। ओके, सो एग्जांपल अब देख लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ गिवन है कि ये 28 डिग्री सेल्सियस है, वेट बल्ब इसका 17 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
कि अगर हमने इसको लोकेट करना है, सो 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ होगा और आपने जो है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट, ठीक है। साथ ही आपने क्या करना है कि यहाँ से जो 17 डिग्री आपके पास वेट बल्ब है, ठीक है, ये 15 है तो तकरीबन 15, उसके बाद ये 16 यहाँ आपके पास होगा। सो ये देखें, ये वेट बल्ब लाइन है आपके पास, ये 15 है, ये 16 है और ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली आपके पास 17 है। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास ये 15 देखिए मेंशन है 16 और ये 17, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 17 से आपने एक लाइन ड्रॉ की, लाजमी आते कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होगी। सो जहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ है आपके पास ये पॉइंट आ गया जो कि आपके पास ये इनिशियल पॉइंट था। सो आपको याद होगा हमने बात की थी, चूँकि सेंसिबल कूलिंग है तो इसमें आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर आपके पास जो सेंसिबल ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो ये आपके पास ये पॉइंट स्ट्रेट है, ठीक है। इसी पॉइंट को जो है हम मज़ीद बैक साइड पे भी जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी को मैं लाइन को यहाँ बैक साइड पे भी एक्सटेंड कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, सो ये लाइन मैंने बैकवर्ड भी एक्सटेंड कर दी और हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो हमें गिवन है कि हमारे पास वो है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस है। सो हमने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से 15 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट जाएगी ये 15, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब उसने हमें कहा कि जी ओरिजिनल RH की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो अगर हम ओरिजिनल RH की वैल्यू यहाँ से देखते हैं तो आप देख रहे हो कि आपके पास ये जो है ये लाइन ये कर 30 डिग्री पे जा रहा था और ये 30 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है। सो इसको डिटरमिन अगर आपने करना है सो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पॉइंट के अगेंस्ट आपको इंटरपोलेशन आपको बेसिकली करनी होगी, ठीक है। कि आप इस लाइन के ऊपर आप देख लें कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको यहाँ फैक्ट आपको मिल रही हैं, ठीक है। एक इसमें से ये 36 वाला पॉइंट आप ले सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आप ले सकते हो यहाँ से, अगर आप देखो कि कोई भी वैल्यू जो कि किसी RH के साथ मीट कर रही हो परफेक्टली, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास वी कैन से कि यानी कि समवट एडजस्ट करके हमारे पास ये 25 वाला पॉइंट एक आता है, ठीक है। 25 भी नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर आई थिंक यहाँ मौजूद है ये वाला, ठीक है, बल्कि नहीं ये 25 है। सो इनके दरमियान जब आप इंटरपोलेट करोगे आपके पास यहाँ से RH की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि ये अब हमारे पास होगा ओरिजिनल RH। सो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपके पास जो ओरिजिनल RH की वैल्यू है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ तकरीबन आनी चाहिए आपके पास, बल्कि इनफैक्ट आएगी, डेट वुड बी, ठीक है, 34%, ठीक है। सो ये आपके पास RH है, ठीक है। 51 कह दो या फिर इसे आप जो है इसे RH बोल दो, ठीक है, आप दोनों तरह से चल सकते हो। उसके बाद जो है अगर हमने पॉइंट 2 के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करनी है, सो पॉइंट 2 हमारा यहाँ पॉइंट 2 आप देख रहे हो कि हमारे पास ये 70% वाली लाइन है, ठीक है, और बिल्कुल इससे थोड़ा सा ऊपर है। सो जब आप इसको इंटरपोलेट करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये देखें ये 70% वाली लाइन है। सो इसको आप एक्सटेंड करो तो ये देख रहे हो इसकी ये नीचे से यहाँ से ये पास ऑन कर रही है ये लाइन, ये पॉइंट। सो ये हमारे पास जो है फाई 2 जो है ये हमारे पास आता है 73%, ठीक है। और इसी तरह जो है हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास जो पॉइंट 2 पे वेट बल्ब टेम्परेचर है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए अगर आप देखो तो यार ये लाइन ये 10 की है, ठीक है, और उसके बाद ये 11 है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये बेसिकली 12 बनती है जो कि ये लाइन है। सो ये अगर हम जब इसे भी बेसिकली आपको इंटरपोलेट ही करना पड़ेगा, तो ये जो आपके पास WBT है ये आपके पास बनेगा 12.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आफ्टर इंटरपोलेशन।
ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हम जो है इसको इंटरपोलेट करके देख भी लेते हैं। ओके, ज़रा ये फॉर इंस्टेंस देखिएगा, हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब देखें मुझे क्या क्या मालूम था। मुझे मालूम था कि 28 डिग्री सेल्सियस है और 17 डिग्री सेल्सियस उसका वेट बल्ब है और 15 डिग्री गिवन था। 15 डिग्री मैंने मिड में रखा और तीसरा टेम्परेचर रखे 10 डिग्री, और इस लाइन के कोरिस्पॉन्डिंग मैंने ये अंदाज़न लिया कि जी 10 और 10 ये बेसिकली सैचुरेटेड होगा। तो उसको जो है क्या किया कि यहाँ देखें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये 10 है, x1 ये y1, उसके बाद x2 यहाँ 15 है बेसिकली, जिससे हम x या y रखेंगे जो हमने फाइंड आउट करना होता है, और उसके बाद x3 है वो वैल्यू जो हमें नो थी। ये मैंने किया, सो इसने मुझे इंटरपोलेट करके वैल्यू दी जो कि 11.944 है, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो बेसिकली जो है वो 12.2 बनती है, ठीक है। सो विच इज़ प्रिटी मच क्लोज इनफ। और जब हम यहाँ साइक्रोमेट्री की बात कर रहे होते हैं और जब आपने मैनुअल करना होता है तो इतनी वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से ये फाइंड आउट होता है। ओके, सो आफ्टर इनिशियल डिस्कशन अब हम आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि बेसिकली हमारे पास है बाईपास फैक्टर। देखें इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि आप केस एज्यूम करें कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और आपने कूलिंग कॉयल आपने या रेफ्रिजरेंट कॉयल आपने लगा दी और एयर पास ऑन कर रही है। आइडियली हम क्या चाहेंगे, आइडियली होना क्या चाहिए कि बेसिकली एयर जो है वो कॉयल के साथ इन कांटेक्ट आए, जो टेम्परेचर आपके पास कॉयल का है वो एयर का हो जाए और वहाँ से आउट हो जाए। बट आपको पता है कि रियल लाइफ में ऐसे नहीं हो सकता। तो होगा क्या, बल्कि इनफैक्ट ये भी बेसिकली जो है कह लें रियल टाइम में क्या होगा कि 100% ऑफ द एयर इन कांटेक्ट भी नहीं आएगी कॉयल के साथ, ठीक है। अगर इन केस आपने कॉयल लगा भी दी है और आपके पास लेट से अगर x कोई भी एक अमाउंट आर्बिट्रेरी अमाउंट ऑफ एयर जो कि पास ऑन कर रही है, यानी कि आप एयर जो है आप यानी कि चैम्बर में से पास ऑन कर रहे हैं, जिस तरह आपके सामने इमेज मौजूद है, तो उसमें से भी x या कह लें कि जो आपकी एयर जा रही है, सॉरी, उसमें से आपके पास जो x होगा अमाउंट ऑफ एयर, वो बेसिकली वो होगा जो कि आपकी कॉयल को बाईपास करती हुई गुजर जाएगी, इनफैक्ट उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगी, या अपना जो स्टेट है या अपने कह लें जो टेम्परेचर उसमें चेंज नहीं आ रहा होगा। बट दूसरे साइड पे 1 - x आप कह लें कि कुछ अमाउंट आपकी एयर की ऐसी भी होगी जो कि उसके साथ इन कांटेक्ट भी आएगी, और अगर इन केस अगर वो कूलिंग कॉयल है तो लाजमी तो अपना टेम्परेचर भी कम करेगी, ठीक है। और उसके बाद लाजमी बात है एयर इवेंचुअली मिक्स आउट होके आपको आउट में मिल रही होगी, जो कि टेम्परेचर TD2 से यहाँ डिनोट किया गया। तो इस तरह से बेसिकली जो हमारे पास x होता है, दिस इज कॉल्ड द बाईपास फैक्टर ऑफ द कॉयल एंड इज जनरली रिटन एज BPF। देयरफॉर बाईपास फैक्टर फॉर हीटिंग कॉयल जो है वो बेसिकली ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है। और उसमें फॉर कूलिंग कॉयल हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है। इसके अंदर आपके पास जो T1, D1 और TD2 जो है बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर हैं इनलेट एयर के, आउटलेट एयर के, और TD3 यहाँ होगा जो कि बेसिकली आपके पास कॉयल का टेम्परेचर है। सो ये हमारे पास सिंपल फार्मूलाज हैं, ठीक है। और देखो एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की, यहाँ आपको ग्राफ से भी एक जो है आप विजुअलाइज कीजिएगा कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि अगर वो कूलिंग जो है लेट से कर, या फिर लेट से अगर ये हीटिंग कॉयल का केस जो ये प्रेजेंट हो रहा है, कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि एयर जो भी आपके पास कॉयल का टेम्परेचर है वही अटेन करे, बट उसके कोशिश वो करेगी कि नियर आ सके एयर इवेंचुअली। सो ये आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है जो 1 - x है या फिर 1 - BPF जो है दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ कॉयल या फिर कॉन्टैक्ट फैक्टर। कॉन्टैक्ट फैक्टर वगैरह अगर आपने हीटिंग और कूलिंग कॉयल के लिए फाइंड आउट करने उनके लिए ये रिलेशंस हम यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमिडिफिकेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन पे। बेसिकली ह्यूमिडिफिकेशन क्या है कि एडिशन ऑफ द मॉइस्चर इन एन एयर विदाउट चेंजिंग द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि आपने कोई भी एयर है उसके अंदर आपने मॉइस्चर कंटेंट आपने इंक्रीज़ कर दिया, बट आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ करना पड़ा। सो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर आपकी ह्यूमिडिटी रेशो भी चेंज होगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों चेंज होंगी, बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास जो ये लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक ही रहा। और दूसरी साइड पे अगर आप देखते हैं
कि आपके पास जो है टेम्परेचर वो डाउन आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली हीटिंग या डिह्यूमिडिफिकेशन है कि हम मॉइस्चर कंटेंट उसमें से निकाल रहे हैं विदाउट चेंजिंग द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सो दिस इज़ कॉल्ड डिह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन जो है दोनों केसेस में आप देखो एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, और बेसिकली किसको कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके वेट बल्ब टेम्परेचर के साथ ही रिलेट कर रही है ये ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। चूंकि आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम ये नहीं, इसलिए जो सेंसिबल कूलिंग या सेंसिबल हीटिंग है वो तो हो गई ज़ीरो। तो लाजिम बात है एंथैल्पी चेंज हो रही है या ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो रहा है, तो वो जो हीट आपके पास आ रही गेन कर रहा है सिस्टम, या फिर लेट से एयर जो है वो रिलीज़ कर रही है, सो वो भी किसी ना किसी जगह पे तो काउंट फॉर हो रही होगी। सो बेसिकली वो हमारे पास लेटेंट हीट में काउंट फॉर हो रही होती है, ठीक है। इसीलिए अगर जो है हम ह्यूमिडिफिकेशन की बात करें तो उसमें जो लेटेंट हीट ट्रांसफ़र होगा उसमें क्या होगा, बेसिकली आपके पास सिंपल जो है आप W2 माइनस W1 या फाइनल माइनस इनिशियल जो है आप यहाँ करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ से आ जाएगा कि आपने कितना हीट जो है आपने ट्रांसफ़र किया या कितना हीट जो है आपने गेन किया, एक तरह से जो कि लेटेंट हीट के अंदर काउंट फॉर हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है जो डिह्यूमिडिफिकेशन है, ठीक है, लाजिम होता है उसमें भी हीट जो है वो गिव अप तो हो रही होगी, ठीक है। वो जो इनिशियल उसकी स्टेट थी वहाँ से वो फाइनल स्टेट में जा रहा है जहाँ उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, या इन अदर वर्ड्स मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो गया, तो वो आपने डिह्यूमिडिफिकेशन निकालनी है तो वो आपके पास कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इस वजह से भी ज़रूरी है, ठीक है, और आई थिंक ये ड्राई बल्ब से जो है हमें बहुत ईजीली हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप भी किया था। उसके बाद ये इसकी कुछ डेरिवेशन है, ठीक है, ऐसा चीज़ को कह लें कि अगर आपने देखना है एक बार इसे देख लें, ऐसा इसमें कोई ख़ास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि मेथड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन की, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए दो तरह के मेथड कहे जाते हैं। एक आपके पास है कि आप जो है डायरेक्ट मेथड कर लें। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि भाई आपके पास सिंपल जो है आपने जिस रूम के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन करनी है, आप उसके अंदर जो है ना वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर एटमाइज कर दें, इनके बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हों, और एयर उसमें से जो है जब वो रूम के अंदर आएगी तो लाजमत उसके साथ इन कांटेक्ट आ जाएगी और ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अक्सर कुछ फैंस के अंदर आपने देखा होगा, जो कि हमारे पास वो उनके वैसे वो कूलिंग के लिए बेसिकली वो यूज़ कर रहे होते हैं कि आपके पास वो जो पंखा है उसके आगे करके, और आई बिलीव रॉयल फ़ैन के इस तरह के वो आते हैं कि वो आगे पानी वाटर जो है वो आगे ड्रॉपलेट या एटमाइज करता है, तो जब एयर पास ऑन करती है तो साथ एयर भी लेके चलती है, सो एक ठंडक का एहसास बेसिकली आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। एक तो आपके पास मेथड होता है वो, ठीक है, बेसिकली उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा आपके पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। जिस तरह ये जो सिस्टम यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसको हम एयर वॉशर बोलते हैं। ये आपके पास यूज़ होता है जो हमारे पास कह लें कि जो एयर हैंडलिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, EHUs जो होते हैं, जो सेंट्रल बेसिकली ओवर टॉप पे लगे होते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं वो। तो उनमें होता क्या है कि उनमें आपके पास पहले मिक्सिंग चैम्बर आता है जिसमें फ्रेश एयर और जो रिटर्न एयर जो रूम से वो सक करके लेके आ रहा है, तो उनको मिक्सअप करते हैं। उसके बाद फ़िल्टर होता है जो कि एयर को डस्ट वगैरह से फ़िल्टर करके, उसके बाद आती है कूलिंग कॉइल वगैरह। तो कूलिंग कॉइल वगैरह के बाद जो है आगे ह्यूमिडिफायर, अगर आपने ह्यूमिडिफिकेशन वगैरह करनी हो तो वहाँ एयर वॉशर इस तरह का सेटअप आता है। ये सेटअप सिंपल काम कुछ इस तरह से करता है कि आपके पास एयर फॉलन हुई, आपने टॉप पे जो है क्या कहते हैं, आपने वहाँ से ड्रॉपलेट्स या जो है स्प्रे वगैरह आपने किया, एयर ने जो है वहीं से वो जो नोज़ल वगैरह के साथ इन कांटेक्ट आएगी, और आउट पे जो है आपके पास ह्यूमिडिफाइड एयर, ठीक है, आपके पास आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास यूज़ होता है ह्यूमिडिफिकेशन के लिए बेसिकली, यानी कि आपने जो है अगर ह्यूमिडिफिकेशन आपने यहाँ से यूँ अचीव करनी है उसके लिए, और इसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अगर हमने डिह्यूमिडिफिकेशन की बात करनी है और हमने इनडायरेक्ट मेथड की बात करनी है, ठीक है, तो उसमें भी आपके पास दो तरह के मेथड हो सकते हैं। एक तो ये कि हम ये एयर वॉशर ही यूज़ कर रहे हों, या फिर हम केमिकल यूज़ कर रहे हो। केमिकल में जिस तरह हमारे पास सिलिका जेल मौजूद है कि वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बेंट होता है, तो वो बेसिकली मॉइस्चर वहाँ से खींच लेता है, एक वो हल हो सकता है।
जो हमारे पास अगर हम बात करें एयर वॉशर की, तो ह्यूमिडिफिकेशन इसमें कैसे होगी कि आपके पास एयर आ रही है और आप जो वाटर कंटेंट है, ये एयर का लाजम होता है, हमने स्टडी किया कि एक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। अब आपको मालूम है कि एयर इन जो है वो इस टेम्परेचर पे होनी है, तो आपने वाटर को जो है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम पे आप जो है उसे ले आए और आपने वाटर स्प्रिंकल कर दिया। तो अब उस केस में क्या होगा कि जब एयर इन कांटेक्ट आएगी तो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, इट विल गिव अप दैट मॉइस्चर कंटेंट बाय कंडेंसेशन, जिसकी वजह से आपके पास जो एयर है वो कूलर आपके पास एंड पे आ रही होगी। एक तो तरीका, दूसरा तरीका ये है, ठीक है। सो ये दो मेथड्स यूज़ होते हैं आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन के लिए एज वेल। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने जो है ह्यूमिडिफिकेशन वगैरह जो है आपने लेट से इंक्रीज़ करनी, क्योंकि हम पहले इनिशियली ह्यूमिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें या फिर ह्यूमिडिफिकेशन के लिए तो इसमें 2-3 मेथड यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए। एक इसमें जो सबसे फॉरमोस्ट, जो सबसे पहले जो एक तरीका है वो तो यह है कि आप जो है वही वाटर अगेन एंड अगेन आप रिसर्कुलेट कराते रहें, ठीक है, विदाउट प्री हीटिंग ऑफ एयर के साथ ऐसे जो है वो कांटेक्ट में ना आए और आप वही टेम्परेचर मेंटेन करते हुए आप जो है पास ऑन कराते जाएं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप जो एयर आपके पास पहले आ रही है आप उसे ही पहले ही प्री हीट कर दें, ठीक है, यानी कि एयर का टेम्परेचर सॉर्ट ऑफ वो पहले ही थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हो, प्री हीटेड हो, तो वो उस तरह से भी जो है ये आपके पास अटेन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास एक मेथड है। अच्छा, इसके अलावा जो है अभी हमने डिस्कस किया बेसिकली जो फर्स्ट केस था वो बेसिकली रीसर्कुलेटेड वाटर का था कि अगेन एंड अगेन जैसे जैसे आप वाटर स्प्रिंकल करते जाओगे तो वो क्या करता जाएगा कि वो जो एयर जो पास ऑन हो रही है उससे लाजमत है वो भी हीट लेता जाएगा। तो आप जो है वही जब रीसर्कुलेटेड वाटर बारहा यूज़ होगा तो लाजिम बात है आपके पास वो मॉइस्चर को यूँ एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ होगी। दूसरा ये था कि आप प्री हीटेड एयर जो है वो पहले प्री हीट करके आप फिर आगे पास ऑन कर दें, और यहाँ जो है वो जब रीसर्कुलेटेड वाटर के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो आपके पास जो है कह लें कि ज़्यादा बेहतर आपके पास एफिशिएंसी आपके पास आ रही होगी, ठीक है। और तीसरा मेथड जो है आपके पास सिंपल कि आप हीटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं। सो ये तीनों मेथड जो हैं हमारे पास यहाँ यूज़ होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है अगर हम आगे मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा सेंसिबल हीट फैक्टर का। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या है बेसिकली कि द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द लेटेंट हीट इज़ नोन एज सेंसिबल हीट फैक्टर। क्योंकि अभी जो हमने डिस्कशन की हमने देखा कि हमारे पास सेंसिबल हीट का कंपोनेंट भी आ रहा है, हमारे पास लेटेंट हीट का कंपोनेंट भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर ह्यूमिडिफिकेशन ड्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं तो लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपके पास सेंसिबल हीट बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। सो इसको जो है जब हम इनको रिलेट करते हैं इस रिलेशनशिप से, सो दिस इज़ कॉल्ड सेंसिबल हीट फैक्टर। उसके बाद जो है बीपीएफ, यहाँ जो आपके पास ये एडीपी है, ठीक है, एडीपी बेसिकली आपके पास दैट इज़ द कूलिंग कॉइल टेम्परेचर, या फिर कह लें जो कॉइल टेम्परेचर आपके पास है, ठीक है, बेसिकली वो आपके पास जो है एडीपी कहलाता है। एडीपी या फिर आप कह लें या फिर ये इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द कॉइल आप इसे कह लें, ठीक है। सो इस तरह जो है ये कह लें कि इसके कुछ कह लें कि फार्मूलाज हैं, ठीक है, सिंपल वही फार्मूलाज हैं, अगेन एंड अगेन वही यूज़ होंगे। और आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी जब आपके पास जो है कह लें कि इसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। सो न्यूमेरिकल से जो है हमारे पास एक ही न्यूमेरिकल पेशे खिदमत है, ठीक है। इन अ कूलिंग एप्लीकेशन मॉइस्ट एयर एंटर्स रेफ्रिजरेशन कॉइल एट रेट ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर पर मिनट एज 35 डिग्री सेल्सियस एंड 50% RH. The operator's dew point of coil is 5 degrees Celsius and bypass factor is 0.15. Determine the outlet state of the moist air and cooling capacity of the coil in tons. यहाँ हमें क्या बता रहा है वो, यहाँ हमें वो ये बता रहा है कि जी आपके पास जो coil है, ठीक है, बेसिकली उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो आपके पास है 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप समझ लें कि जो एडीपी है आप वो दूसरे अल्फाज में वो आपके पास 5 डिग्री सेल्सियस है। और आपको वो ये बता रहा है कि आपके पास जो एयर है लाजमी बात है वो आपके पास यहाँ 1 पे मौजूद है, ठीक है,
यहाँ मौजूद है आपके पास वो एयर, ठीक है, और यहाँ से वो फ्लो कर रही है और लाजमी होता है किसी पॉइंट 2 पे जाके वो जो है पहुँचेगी, ठीक है। और ये आपको पता है कि जी ये आपके पास जो 35 डिग्री है, यहाँ 50% RH है और ये 5 डिग्री सेल्सियस कॉइल का टेम्परेचर है। हमने अब जो है आउटलेट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास आउटलेट टेम्परेचर क्या हो गया। फिर अगर हम ये जो हमने यहाँ एक बाईपास फैक्टर ये पढ़ा था, ठीक है, आप यूँ समझो कि यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और 50% RH है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है आपके पास ये 5 डिग्री सेल्सियस है और हमने ये आउटलेट टेम्परेचर यहाँ फाइंड आउट करना है। सो इस न्यूमेरिकल को लेके चलते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल में जब हम ये करेंगे इसको तो उम्मीद है कि ये हमें आप लोगों को समझ भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, और हम इसे 1 बाय 1 लेके चलते हैं। ओके, सो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें ये गिवन है कि जी 35 डिग्री सेल्सियस और 50% RH है। सो हम वो पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 35 डिग्री है की लाइन है और 50% RH जो है वो बेसिकली ये लाइन आपके पास जा रही है। सो हमारे पास ये पॉइंट कुछ यहाँ करके ये बनता है वो, ठीक हो गया, ये आपके पास पॉइंट आ गया। और दूसरा आपको ये गिवन है कि आपके पास जो ADP या फिर जो हमारे पास ये कॉइल का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो वो आपके पास है यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से बेसिकली इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करनी थी, ठीक है, 35 डिग्री पे ये हमने की। उसके बाद एक लाइन जो है हमने यहाँ से 50% RH और लाजमी था वो कॉइल टेम्परेचर है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, तो मैंने वहाँ ये लाइन भी ज्वाइन कर दी। अच्छा, सो ये पॉइंट जो है इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास जो है ये टेम्परेचर D1 है, ड्राई बल्ब जो एंट्रेंस पे है, ठीक है। ये मेरे पास जो है ये ADP है, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आप इसको कह लें, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने नोट कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हमारे पास ये दोनों टेम्परेचर नोन और हमारे पास बाईपास फैक्टर जो है वो भी 0.15 गिवन है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो एक चीज़ अगर आप यहाँ से नोट करें, ठीक है, कि अगर मैं इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मैंने निकालना हो 35 पे तो वो कैसे निकलेगा। बेसिकली मुझे ये लाइन यहाँ से इधर को एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं लाइन इधर को एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख रहे हो टेम्परेचर इज़ लाइंग इन बिटवीन 20 एंड 25, यानी कि 22.5 वगैरह कुछ इस तरह का टेम्परेचर है। सो इससे हमें पता क्या लग रहा है कि हमारे पास जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है फॉर द कॉइल, ठीक है, वो जो है ज़्यादा है, ठीक है, और जो नहीं जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फॉर द एंटरिंग एयर दैट इज़ हाई, और जो हमारे पास ADP है कह लें या फिर आप इसे कह लें अपरेटस ड्यू पॉइंट जो हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज़ लेस है। सो इसका मतलब है कि दिस इज़ द केस ऑफ कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। सो अब हम जो है बाईपास फैक्टर अब जो है हम चूँकि हमारे पास रिलेशन मौजूद है, सो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे BPF, ठीक है, बाईपास फैक्टर इज़ इक्वल टू TD2, यानी कि जो हमारे पास आउटलेट एयर में कंडीशन है, माइनस ADP ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट और डिवाइडेड बाय TD1 माइनस ADP, ठीक है। सो ये आपके पास गिवन है 0.15 है, TD2 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ये आपके पास 5 है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 1 पे वो 35 है और ये -5। सो इट एम्प्लाइज कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो TD2 जो है आपके पास बनेगा तकरीबन 9.5 डिग्री सेल्सियस। सो आपके पास यहाँ से TD2 आ गया, ठीक है। अब आपके पास जब ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 2 आ जाता है तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ये लाइन देखें, ये हमारी लाइन बनी हुई है, ठीक है। यहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे देखें आपके पास 9.5 कुछ यहाँ करके होगा, ठीक है। और यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन आपने जो है ये ड्रॉ करनी है ऊपर को। सो
यानी कि ये अगर 9.5 डिग्री है, मैं यहाँ से की लाइन ऊपर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो इस लाइन को ये कुछ यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और ये इस पॉइंट को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, अगर आप देखो तो बिल्कुल सैचुरेशन के नज़दीक है। तो इसका मतलब है कि जो है बायसाइक्रोमेट्रिक चार्ट जो इस टाइम रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो अराउंड जो है 99% पे, क्योंकि 100% सैचुरेटेड नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे लाइक कर रहा है, बट जो है इट इज़ वेरी मच क्लोज। सो इसको जो है तकरीबन 99% होगी, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि देखें, बेसिकली दो चीज़ें अब हमने फाइंड आउट, ये आउटडोर हमने कंडीशन फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने बेसिकली कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट का जो है सहारा लेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ से ह्यूमिडिटी जो एंथैल्पी है बेसिकली उसको हमने नोट करना है। देखें, इसका एक हल ये होता है कि आप ना यहाँ से इन लाइंस को इसके कोरिस्पॉन्डिंग ना आप यहाँ से रूलर रख के यहाँ से लाइन ड्रॉ करते जाएं, ठीक है। ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा बेसिकली वो पॉइंट आपके पास जो है वो ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। सो हमारे पास ये अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट जो है ना बेसिकली ये आपके पास 30 की लाइन है, दिस वन आई बिलीव, ठीक है। ये 30 है, ये 29 है। सो ये देख रहे हैं बिल्कुल 28 के बिल्कुल साथ ही चल रही है दिस लाइन, ठीक है, जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है और मैं इसे एक्सटेंड यहाँ तक ये करता जाऊँगा, ठीक है। सो ये हमारे पास 28 है और यहाँ से अगर आप यहाँ रूलर भी रखोगे ना, सो 8 30 29 28, तो ये आप देखोगे ये दोनों जो है ना ये मीट कर रही हैं। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये जो H2 है डैट इज़ इक्वल टू 28 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। और इसी तरह अगर हमने ड्यूब जो हमारे पास ये TD1 है, अगर यहाँ फाइंड आउट करना है तो यहाँ भी आप ऐसे करेंगे कि इस पॉइंट पे आप रखते हुए आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ कौन सी लाइन जो है SH से मीट कर रही है, ठीक है। सो ये बेसिकली ये वाली लाइन बनती है, अगर आप ये देखो ये क्लोजेस्ट है ये वाली लाइन, ठीक है। सो अगर आप इसको रखोगे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास H1 है, ठीक है, डैट इज़ इक्वल टू 81 किलो जूल पर kg, ठीक है। सो अगर आपने जो है कैपेसिटी आपने जो है कॉइल की फाइंड आउट करनी है, डैट वुड बी इक्वल टू MA यानी कि मास ऑफ एयर इनटू H2 माइनस H1। सो M जो है हमारे पास वो गिवन था कि हमारे पास डैट इज़ 100 किलोग्राम, ठीक है, जो कि एयर हमारे पास आ रही है, ठीक है। और हमें ये गिवन था कि हमारे पास यहाँ जो H2 है डैट इज़ 81 माइनस अच्छा ओके ये किलोग्राम पर मिनट है। सो 81 माइनस आपके पास ये हो जाएगा 28, ठीक है। और इनके यूनिट जो है मैं बाहर लिख देता हूँ, डैट इज़ किलो जूल पर kg। सो यहाँ से किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा। सो ये वैल्यू जो मेरे पास आएगी डैट वुड बी 5300 किलो जूल पर मिनट। सो उसको जो है आप 210 से डिवाइड करोगे, ठीक है। सो आपके पास ये बनेगा 25.24 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। ये याद रखिएगा कन्वर्जन हमने फर्स्ट वीक में कवर किया था कि 1 टन इज इक्वल टू यानी कि TR इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। सो ये रिलेशन आपने याद रखना है, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अच्छा, बुक में इसको कुछ इस तरह से उसने डिफ़ाइन किया है। उसने कहा है कि जी आप ये जो हमारे पास पूरा प्रोसीजर था, आप इसको ना कुछ 1 to 2 जो हमारा ये कंप्लीट जो हमारी ये लाइन गई है, ठीक है, उसको आप कह लें कि आप उसको कुछ ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि जी वो 1 से लेके पहले मॉइस्चर लेवल आपके पास आया जो कि यहाँ A पे था, ADP पे था, और उसके बाद जो है आपका यहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ, ठीक है। सो यानी कि आप ये अप्रोच भी लेके आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये
दो अप्रोचेज़ जो हैं इसमें से, एक तो वो है कि जो भी हमने यूटिलाइज़ की, दूसरा ये मेथड था। सो दोनों खैर एंड रिज़ल्ट जो है दोनों केसेस में लाजमी बात है वो सेम ही आना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दोनों केसेस में फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। सो यहाँ न्यूमेरिकल जी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दोबारा हम अपने लेक्चर्स की तरफ चलते हैं और बाकी जो हमारे टॉपिक्स रह गए उनको कवर करते हैं।